आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रिया सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यश्रम नैवं पापम वाप्स्यसि। आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मेरा एनुअल एग्ज़ाम चल रहा था और मेरे भाई विराट सिंह का भी एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है और जैसे ही उसके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं वो क्लास लेगा। तो काफ़ी दिन बाद क्लास ले रहे हैं, थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देते हैं। अभी तो हमारा सेल ही चल रहा है ह्यूमन एनाटॉमी में और आई थिंक एक पार्ट और हो जाएगा, फिर सेल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पार्ट में तो हमने सेल के स्ट्रक्चर को जाना कि कैसा होता है। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में उसके पार्ट्स को जाना कि कितने पार्ट्स होते हैं। फिर थर्ड पार्ट में हमने उसके पूरे मतलब कोशिका में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं। वैसे एक सिंपल लैंग्वेज में जान लें कि सबसे पहले अपने-अपने शरीर के स्ट्रक्चर को जाना, फिर उसके बाद हमारे बॉडी में कितने पार्ट होते हैं, उसके बारे में जाना। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, इन सारी चीज़ों पे चर्चा कर ली है। हमारा लास्ट टॉपिक था, आई थिंक गोल्जी बॉडी था, हाँ। और मैंने बताया था कि गोल्जी बॉडी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण, लिपोकाइंड्रिया, गोल्जी पदार्थ। और एक चीज़ शायद हमने मिस किया था कि ये 2 नाम जो हैं, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला तो डाल्टन कॉम्प्लेक्स और बेकर्स बॉडी, गोल्जी बॉडी के नाम हैं ये दोनों, गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। पहला डाल्टन कॉम्प्लेक्स और दूसरा बेकर्स बॉडी। बेकर्स यानी जानते ही हैं, बेकर्स यानी बेकरी जहाँ पे बिस्किट और नमकीन ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो अगर आपने गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा होगा, समझा होगा उसे, तो फिर समझ में आ जाएगा। ये 2 नाम थे जो बताने थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला डाल्टन कॉम्प्लेक्स और दूसरा बेकर्स बॉडी। अभी भी हमारा सेल ऑर्गेनीज़ चल रहा है, यानी कोशिकांग चल रहे हैं सेल के। अभी कुछ पॉइंट रह गए हैं, तो आज भी हम उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा कोशिका है, ये केंद्रक है। आज हम इसी के बारे में मेन पढ़ेंगे। जो हमारा मेन है, मुख्य नियंत्रण केंद्र है, जिससे नई कोशिका का जन्म होता है, नई संतान की उत्पत्ति होती है, जिसमें कोशिका विभाजन होता है। ये ना रहे, न कोशिका बनेगी, न नई कोशिका का जन्म होगा, न नई संतान की उत्पत्ति होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो मेन हमारा यही है, न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस। अब देखिए, अब मैंने बताया है कि इसमें क्या-क्या होते हैं। आरएनए होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, तो ये सब किसमें होते हैं? केंद्रक में होते हैं, उसके अंदर। अब इसके बाहर केंद्रक के ये छोटे-छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं ऐसे। इन्हें क्या कहते हैं? वैक्यूल्स, यानी रिक्तिकाएँ। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यही ऐसे रिक्त स्थान होते हैं। हालाँकि इसे कोशिकांग नहीं माना जाता है। लेकिन अब कोशिका में है तो क्यों नहीं मानेंगे इसे? तो ये वैक्यूल्स होते हैं, यानी रिक्तिकाएँ, रिक्तिका। उसके बाद ये तो राइबोसोम होते ही हैं। बताया था हर जगह होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह होते हैं। उसके बाद ये जस्ट केंद्रक के बगल में ये होता है सेंट्रोसोम, यानी तारक काय। हिंदी के साथ इंग्लिश भी ज़रूरी है। सेंट्रोसोम्स यानी तारक काय।
अभी आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ये केंद्रक के बाहर होता है। ये कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्या होता है, ये 2 विपरीत ध्रुव में बढ़ जाता है। एक तो क्या होता है, एक ये यहाँ पे चला जाता है ऊपर, ऊपर वाले पोल पे, एक नीचे आ जाता है। ये सेंट्रोसोम, एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे आ जाता है। याद रखिएगा कि केवल कोशिका विभाजन, सबसे पहले कोशिका विभाजन किसका होता है? केंद्रक का। सबसे पहले कोशिका विभाजन केंद्रक का होता है और इसी टाइम तारक का है, फिर 2 विपरीत ध्रुव में ये बढ़ जाता है। अब केंद्रक के अंदर ये होता है न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। वैसे तो कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? केंद्रक है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक है। टेक्निकल ढंग से अगर आपके ऑप्शन में केंद्रक नहीं देता है तो फिर आपका आंसर होगा न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग कोशिका कौन सा है तो वो है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस मतलब, अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, पतले 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 धागे के समान। जैसे गांधी जी का चरखा देखा होगा, अपने पतली पतली धागे होते हैं ना उसमें, तो इसमें ही ऐसे पाए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो मेन हमारा केंद्रक है, उसके बारे में हम करते हैं। न्यूक्लियस। केंद्रक। अब ये हमारा हो गया सेल। हालांकि देखिए सेल का स्ट्रक्चर हमेशा हम सर्कल में ही बनाते हैं, कोशिका को सर्कल में ही बनाते हैं। और अगर पादप कोशिका की बात करें तो ऐसे रेक्टेंगल में बनाते हैं, पर हमेशा हम एग्जैक्ट तो ऐसे सर्कल में ही बनाते हैं। अब ये हो गया केंद्रक, न्यूक्लियस। वैसे देखा जाए तो केंद्रक का भी आकार सर्कल ही होता है, पर डब्ल्यूबीसी में इसका आकार थोड़ा अलग होता है। देखिए हमारे ब्लड में 3 चीजें होती हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ये 3 चीजें होती हैं हमारे ब्लड में। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पेसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स। ये क्या होती है? ये मतलब हमारे खून में सफेद रुधिर भी पाया जाता है जो हमारे रोगों से हमारी रक्षा करता है। और प्लेटलेट्स। तो इसी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक का आकार कैसा होता है? जैसे लॉक जैसे होता है। इसका हिंदी जैसे समझ जैसे स्प्रिंग जैसा होता है। इतना याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक का आकार अलग होता है, गोला नहीं होता है। ऐसे 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 करके होगा, लॉक जैसा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि निम्न में से किसमें केंद्रक का आकार अलग होता है? तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक का आकार कैसा होता है? अलग होता है, लॉक जैसे होता है, स्प्रिंग जैसे। हो गया केंद्रक। अब देखिए तो अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, यानी कोशिका झिल्ली। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली हमने पढ़ा था, सेल के इधर पाई जाती है, बाहरी पर। अब ये क्या है? ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, यानी केंद्रक झिल्ली। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जगह खाली है, क्योंकि यहाँ से पदार्थों का आवागमन होता है। जिसे आना है, जिसे जरूरत है हमारे केंद्रक में, वो आएगा, जिसे जरूरत नहीं है वो बाहर जाएगा। एक तरह से समझ लीजिए कि हमारा दिल्ली है, ये इतना पूरा दिल्ली है और ये पूरी इतनी कंट्री है। तो जिसे भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास कोई भी काम है या फरियाद लेके आना है तो कहाँ आएंगे? यहीं हमारे दिल्ली में आएंगे, दिल में आएंगे। और अब ये वहां के सिस्टम पे डिपेंड करता है कि किसके पास है उसे अंदर जाने देंगे, और इसके पास नहीं है उसे बाहर निकालेंगे। तो यहीं पे ये जो आपको दिख रहा होगा ये जगह, यहीं से पदार्थों का आवागमन आना जाना होता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियस पोर्स, यानी केंद्रक का छिद्र। केंद्रक का छिद्र कहते हैं यहाँ इसे।
केंद्रक वैसे तो बता दिया मैंने कि सेल का स्ट्रक्चर गोला ही सर्कल ही होता है, पर केंद्रक का डब्ल्यूबीसी में चेंज होता है। और यहाँ पे जो ये जगह है वो उस वहीं से पदार्थ का आना जाना होता है, उसे न्यूक्लियस पोर्स कहते हैं और इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर बात करें ये अभी मैंने बताया था सेंट्रोसोम, इसे हम सेंट्रियोल्स भी कहते हैं, इसका बहुवचन, क्योंकि मैंने बताया कि ये जोड़े में पाए जाते हैं, इनकी संख्या 2 होती है ना, जोड़े में पाए जाते हैं, ये सेंट्रियोल्स भी कहते हैं इन्हें। कोश के विभाजन के समय सबसे पहले बताया कि न्यूक्लियस का विभाजन होता है, कोश का विभाजन। उसके बाद फिर जब विभाजन होता है तो ये क्या करते हैं, इसका हल्का सा डेमो दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, एक ये इस साइड आ जाता है, एक ये इस साइड आ जाता है। सेंट्रोसोम, कौन, सेंट्रोसोम एक ऊपर आ जाता है, एक नीचे आ जाता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्पिंडल फाइबर फेंकना, यानी जाल फेंकना। इसका काम क्या होता है, जाल फेंकना, ऐसे ऐसे करके ये जाल फेंकता है कोशिका विभाजन के समय, जाल फेंकता है। तो एक समझ लीजिए कि एक प्रकार का स्पाइडरमैन है ये, जैसे स्पाइडरमैन ऐसे पूरा चिपका लेता है ना ऐसे करके, तो ये ऐसे ही जब विभाजन होता है तो ये क्या करता है कि केंद्रक को आधा अपनी साइड खींच लेता है, ये आधा अपनी साइड खींच लेगा और फिर ऊपर वाला आधा अपनी साइड खींच लेगा, उसके बाद फिर विभाजन होता है। तो कौन करता है, ये एक प्रकार का समझ लीजिए कि आग लगोना है, बिना बिना बंटवारा किए मानेगा नहीं, बंटवारा करके ही माना, आखिर एक ऊपर गया एक नीचे गया, उसके फिर बंटवारा हो गया। अब इसमें इसमें जैसे बताया कि क्रोमेटिन धागे होते हैं, पतले 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 पतले, और यही क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं। क्या बनते हैं, गुणसूत्र। वो कैसे, अब सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है जीन, फिर बनता है डीएनए, फिर बनता है क्रोमेटिन धागे, और फिर बनता है हमारा गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। सबसे पहले जीन बनता है, फिर डीएनए, बोलते हैं ना कि अरे भाई जीन ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी संतति वैसी होगी उसका संतान भी तो वैसा ही होगा। तो जीन पहले बनता है, फिर डीएनए, फिर क्रोमेटिन धागे। क्या होता है कि जब जब ये क्रोमेटिन धागे होते हैं, जब कोशिका विभाजन होता है तो ये आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलके सुतरी जैसे एकदम मोटे में हो जाते हैं, आपस में मिलके। उसके बाद ये एक्स जैसे आकृति ऐसे दर्शाते हैं, एक्स करके, गुणसूत्र को ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ऐसे एक्स के शेप का दर्शाते हैं। तो क्या होता है, समझ में आया? ये क्रोमेटिन धागे कैसे गुणसूत्र में बदलते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि ये ना हो तो नई संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। अब अगर आपका हाथ कटा, हाथ की कोशिकाएं, नाक कटा, नाक की कोशिकाएं, पैर कटा, पैर की कोशिकाएं, पर एक नए सिस्टम को ही पैदा करना है, एक नई संतति को ही पैदा करना है, तो वो गुणसूत्र करता है। ये क्रोमेटिन धागे हैं, जब विभाजन होता है तो ये क्या करते हैं, ये आपस में मिलकर एक मोटी सुतरी के जैसे हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये गुणसूत्र बन जाते हैं। और हमेशा एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। मैंने गुणसूत्र पढ़ा दिया है, याद करिए कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ऑफ्टिकोग्लोसम रेटिकुलेटम में, ये एक पौधा है और इसमें 630 पेड़ होते हैं, 1260 पाए जाते हैं। और उसके बाद सबसे कम मायरे मेसिकाई, चींटी है एक ऑस्ट्रेलिया की। तो हर एक कोशिका में, चाहे जहां से निकालिए कोशिका, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें 46 गुणसूत्र हैं। अब जैसे आपका बेटा इतना बड़ा है, अब उसे बड़ा होना है, पहले 46 हुआ, 46 का 92 हुआ, 92 का 138 हुआ, 138 का फिर 184 हुआ, तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा लिमिट आएगा कि फिर बस उतने पे रुक जाएगा, 6 फीट 5 फीट 5.5 फीट जितना भी होगा। तो इतना समझ में आ गया कि ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है, यहाँ पे जो ये जगह खाली है, यहीं से पदार्थ का आना जाना होता है, इसे न्यूक्लियस पोर्स कहते हैं। उसके बाद फिर यही
जस्ट केंद्रक के बगल में, जस्ट केंद्रक के बगल में क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। और ये दो दो भागों में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय ये दो विपरीत ध्रुवों में बढ़ जाता है, एक ऊपर और एक नीचे। और उसके बाद फिर इसका काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फेंकना। क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फेंकना, स्पिंडल फाइबर फेंकना। ठीक है, केंद्रक हो गया। हम्म और मैंने बताया था कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में। ये पार्ट फर्स्ट में ही हमने इसको डिस्कस कर लिया था। और मैंने फिगर के साथ बताया था कि किसमें की थी, आर्किड के पौधों के जड़ों में की थी, आर्किड के पौधों के जड़ों में। और हमारा नेक्स्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम भी मैंने बता दिया है, कुछ पॉइंट और हैं। देखिए, मैंने बताया था कि ये सेल हो गया, उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। मैंने बताया था कि केवल ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं राइबोसोम, स्मूथ पे नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि ये चिकना होता है थोड़ा, तो इस पे फिसल जाते हैं। और इसी पे, ये खुरदरे वाले पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम होते हैं खूब सारे, स्मूथ पे नहीं होते हैं। राइबोसोम स्मूथ में नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। अब अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये अमाशय हो गया, ये अग्नाशय हो गया। अब इसमें क्या भरा था, इसमें पैंक्रेटैटिक जूस भरा रहता है, अग्नाशयिक रस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पैंक्रेटैटिक जूस भरा रहता है और इस जूस में भी खूब सारे राइबोसोम है। इस जूस में भी खूब सारे राइबोसोम हमने भरा है। ठीक है, अब इसमें एक द्वीप होता है। क्या होता है, द्वीप यानी आइलैंड। द्वीप क्या होता है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिका। यहीं पे एक द्वीप होता है, इसकी खेती यहीं पे होती है। और इसी लैंगरहैंस की द्वीपिका में इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है। अब ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स क्या करता है, ये हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। अगर ये ना हो तो हम जो भी मीठा चीज खा रहे हैं, और जितनी भी क्वांटिटी हमें चाहिए, ये क्या करता है, मतलब शुगर को छानता है, चीनी को छानता है ये। अभी जैसे हमने गुलाब जामुन खाया है, तो ये क्या करेगा कि जितनी शुगर की क्वांटिटी हमें अपने शरीर में चाहिए, वो उतना छान लेगा। और जितनी नहीं चाहिए, जितनी भी मतलब विटामिन विटामिन ये सारी चीजें हैं, उनको बाहर निकाल देगा। तो ये शुगर को छानता, अगर यही ना रहे तो हम कोई मीठा चीज खाए और सीधे सारे वो ब्लड में मिल गया और तुरंत ब्लड शुगर हो जाता है, 1 सेकंड में ब्लड शुगर हो जाता है। तो इसीलिए इंसुलिन नामक हार्मोन्स हमारे ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए वो उतना लेता है, उसके बाद फिर बाहर भेज देता है। तो राइबोसोम तो हर जगह होते हैं, तो कहीं नहीं है कि नहीं होते हैं राइबोसोम। अगर बात की जाए तो देखिए, मैंने पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो यू बहुत हम डिटेल में पढ़े थे हमने। और प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जो अंडर डेवलप्ड है, डेवलप नहीं है। और यूकैरियोटिक कोशिका यानी जो डेवलप्ड है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होते हैं, ये मैंने छोड़ा था इसे, क्योंकि जब तक मैं राइबोसोम नहीं पढ़ा लेती तब तक, इसलिए मैंने इसे नहीं बताया था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के पाए जाते हैं, कौन, राइबोसोम। और इसमें 80 एस प्रकार के पाए जाते हैं। अब ये एस क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है ये। जैसे हम लोग किलोमीटर, मीटर, इन सब पे नापते हैं ना, तो ऐसे ये स्वेडबर्ग यूनिट है। 70 एस और 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आप सोचोगे 70 एस क्या होता है, 80 एस क्या होता है, बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने एक यंत्र लिया, सेंट्रीफ्यूज लिया हमने ना। अब इसे एक ट्यूब पे खड़ा कर दिया, इसे ट्यूब पे खड़ा कर दिया। अब इसमें एक मतलब चक्री लगा दिया, ट्रॉली जैसे लगा दिया कि इसको ऐसे घुमाना है। और इस पे अभिकेंद्र बल लगाते हैं हम। अभिकेंद्र बल यानी बाहर की तरफ बल, बाहर की तरफ हम बल लगा रहे हैं इस पे। ये एक सेंट्रीफ्यूज है, यंत्र है, इसे ट्यूब पे खड़ा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें 70 एस और 80 एस दोनों प्रकार के राइबोसोम भर देते हैं। अब हम जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका थोड़ी कमजोर है और यूकैरियोटिक कोशिका ज्यादा एकदम पावरफुल है।
अब 70s प्रकार के और 80s। अब इतना बस याद रखिए कि 70 राउंड और 80 राउंड, जो जो राइबोसोम 70 राउंड लगा के बैठ गए, थक गए, उतनी उनकी औकात है, उतनी उनकी कैपेसिटी है, तो वो हो गए प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका अनडेवलप्ड है, तो इतना समझ लेंगे जो कम है 70s प्रकार के राइबोसोम तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और 80 है तो वो यूकैरियोटिक कोशिका में। अब 70s प्रकार के राइबोसोम है, इसमें दोनों प्रकार के राइबोसोम भर दिए। अब पता नहीं कौन सा 70s का है, कौन सा 80s का है। अब हमने इसे जोर से घुमाया, बहुत जोर से घुमाया, जैसे गेम खेलते हैं ना हम लोग की, ऐसे बॉटल ऐसे घुमाते हैं तो जिस पे जाएगा उससे गेम खेलना पड़ता है, तो ऐसे ही बस हमने इसे ऐसे घुमाया। और उसके बाद जो राइबोसोम 70 बार ऐसे राउंड लगा के तुरंत बैठ गए, वो कौन से राइबोसोम है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम हुए। और जो 80 राउंड लगा के बैठ गए वो क्या हुए, यूकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम में। बस यही है, जो जो कम घूम रहे हैं, जो कम राउंड लगा रहे हैं, 70 लगा रहे हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और जो ज्यादा राउंड लगा रहे हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका है। अब अगर बात करें उप इकाई की, तो एक उप इकाई होता है, इसमें राइबोसोम क्या होता है, एक 50 घूमता है, एक 30, और मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक 50 और 30, और इसमें उप इकाई तो एक घूमता है 40, और एक 60 और एक 40। अब आप बोलेंगे 60-40 क्यों, 50-30 तो 80 होता है, और 60-40 तो 100 होता है, इसमें तो बल्कि 80 बार घूम रहा है, बस इसमें 70 बार घूम रहा है। बता रही हूँ, देखिए जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरी एक दोस्त मेरे ऊपर बैठी है, हमें एक पेड़ का चक्कर लगाना है, मेरे ऊपर भार है, तो मैं चलूंगी, मतलब थोड़ा धीरे ही चलूंगी क्योंकि मेरे ऊपर एक भार है। तो मैंने राउंड लगाया जितना मुझसे हो सका, मैंने एक राउंड लगाया, मान लीजिए 70 बार मैंने राउंड लगाया, कैसे कैसे करके 70 बार राउंड लगाया। अब अगर मैं और मेरी दोस्त हम दोनों अलग अलग हो जाए, भले कमजोर हैं, अलग अलग हो जाए, तो एक ज्यादा मतलब ज्यादा तो लगाएंगे ना, जितना 70 बार लगाए उससे तो ज्यादा ही लगाएंगे ना। मैं थी अकेले, मेरे ऊपर एक भार था, तो मैं धीरे धीरे चल रही थी। अब मैं अकेले हूँ, मेरी दोस्त भी है, तो हम ज्यादा राउंड लगाएंगे। तो एक मान लीजिए कि एक थोड़ी सी कमजोर है लेकिन फिर भी 30 बार लगाई, और मैं 50 बार लगाई राउंड घूम के। तो ज्यादा जब अकेले हैं तो ज्यादा तो राउंड लगाएंगे, साथ में होंगे तो भार रहेगा तो नहीं लगा पाएंगे। और इसमें क्या हुआ 80 में, इसमें एक 40 लगाई, एक 60 लगाई, एक 40 लगाई, अकेले हैं तो ज्यादा लगाएंगे। इतना याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s के राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80s के राइबोसोम पाए जाते हैं। और उप इकाई अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो एक 50 होता है, एक 30 होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में तो एक 60 होता है, एक 40 होता है। और हाँ, स्तनधारी यानी मैमल्स में देखा जाए तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में 55s प्रकार के राइबोसोम होते हैं। मैमल्स में 55s प्रकार के राइबोसोम उसके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं स्तनधारी में। हाँ, राइबोसोम हो गया। अब चलिए अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक चीज, हाँ देखिए, ये केंद्रक की चीजें हैं। खोज मैंने बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। और हाँ संख्या, हाँ संख्या मैंने भी नहीं बताया कि शैवाल में यानी एल्गी में, और फंजाई कवक में, और आरबीसी में, और मसल सेल में, इन सब में देखिए कहीं से भी आप कोशिका निकालिए, उसमें कि हर कोशिका में केवल एक केंद्रक पाया जाता है, चाहे जहां भी, चाहे जो भी कोशिका हो, हर कोशिका में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते ही हैं, उनके बिना काम भी नहीं चलेगा। शैवाल, कवक, आरबीसी और मसल सेल में केवल मतलब एक से ज्यादा केंद्रक पाया जाता है, इन्हीं चारों में। और सब में हर कोशिका में केवल एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इन चारों में एक से ज्यादा केंद्रक पाया जाता है। अपवाद तो एक ऊंट है और एक लामा। लामा भी एक भेड़ के जैसा है जानवर। ऊंट और लामा के आरबीसी में, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है।
ऊटो लांबा के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बात करें अगर आकार की, तो मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी में कैसा होता है, अलग होता है, लॉक जैसे स्प्रिंग जैसे होता है। और न्यूक्लियोलस, हाँ न्यूक्लियोलस बाकी है ना, जब भी मैंने बताया था केंद्रिका, न्यूक्लियोलस ये क्या होता है, जैसे ये हो गया कोशिका और ये हो गया केंद्रक। ये ये हो गया केंद्रक। अब इसमें खूब सारे क्रोमेटिन धागे हैं, है ना। अब ये न्यूक्लियोलस पाया कहाँ जाता है, ये यहीं पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी रहते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, कहीं भी रहते हैं ये। लेकिन न्यूक्लियस की खोज फोंटाना ने की थी। किसने की थी न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस, सॉरी यार मैं बार बार न्यूक्लियस बोल रही हूँ, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी। और कब की थी, 1781 में। और उसके बाद बोमेन ने इन्हें 1840 में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी, फोंटाना ने, कब, 1781 में। और बोमेन ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। अब इसमें इसमें होता क्या है, ये क्या करता है, ये ना, ये राइबोसोम, इसके अंदर क्या बनता है, राइबोसोम और आरएनए बनता है। अब आप कहेंगे राइबोसोम तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जितनी भी सारी चीजें प्रोटीन को राइबोसोम खींचता है, तो राइबोसोम को कौन बनाता है, राइबोसोम को न्यूक्लियोलस, यही बनता है राइबोसोम। और मतलब राइबोसोम की कार्यस्थली किसे कहते हैं, न्यूक्लियोलस को। और देखा जाए आरएनए, तो ये प्रोटीन का बना होता है आरएनए। और क्रोमेटिन धागे, ये प्रोटीन प्लस आरएनए के बने होते हैं, प्रोटीन प्लस आरएनए के बने होते हैं कौन, ये क्रोमेटिन धागे। यही था कि न्यूक्लियोलस है, इसकी खोज किसने की थी, फोंटाना ने। कब की थी, 1781 में। और ये केंद्रक के केंद्र के पाए जाते हैं, हर साइड पाए जाते हैं, इधर उधर हर हर जगह स्थित होते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या, राइबोसोम और आरएनए बनता है इसके अंदर। राइबोसोम, अभी आरएनए डीएनए ये सब हम ब्लड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इतना मानिए कि बस राइबोसोम और आरएनए इसमें बनता है, न्यूक्लियोलस में, केंद्रक में, केंद्रिका में। क्रोमेटिन धागे मैंने बता ही दिए कि क्या होता है। क्रोमेटिन धागे जब कोशिका विभाजन होता है, तो ये आपस में मिलकर मोटे सूत्री के जैसे हो जाते हैं, और फिर ये गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र से ही नई संतति का जन्म होता है। अब आते हैं हम वैक्यूल्स। वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं, तो मैं बता रही थी। रिक्तिका, अरे अभी राइबोसोम छूट गया ना, रुकिए बताते हैं। वैक्यूल्स, रिक्तिका, बताया मैंने, रिक्तिका यानी खाली स्थान जो होते हैं। ये हो गया सेल, ये हो गया केंद्रक, यहीं पे खाली स्थान पाए जाते हैं ऐसे ऐसे। यद्यपि इसे मानते नहीं है कोशिकांग, पर फिर भी है तो क्यों नहीं मानेंगे। अब इसके चारों ओर क्या होता है, घेरा, झिल्ली पाई जाती है, जैसे हमारे कोशिका के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ना, तो ऐसे इसके चारों ओर भी झिल्ली पाई जाती है। इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं या रिक्तिका कला कहते हैं। इसके चारों तरफ भी झिल्ली पाई जाती है, रिक्तिका कला कहते हैं। अब ये करता क्या है, रिक्तिका करता क्या है, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, इसके अंदर जल होते हैं, जल होता है, और वायु भरे होते हैं, और कभी कभी तो भोजन के कुछ पदार्थ भी होते हैं। तो मान लीजिए कि अभी, मान लीजिए कोशिका को जल की आवश्यकता है,
उसे लग रहा है कि थोड़ा-सा मतलब सूखा पड़ रहा है तो मुझे जल चाहिए। तो ये क्या करता है वाटर का सप्लाई करता है। कोशिकाओं में क्या करता है वाटर का सप्लाई। और हाँ, ये कुछ जीवाणुओं को भगाने का भी कार्य करता है। कुछ जीवाणु अगर आ भी गए भटक-वटक के यहाँ पे, चाहे जैसे तो ये भगाने का भी काम करता है वैक्यूल्स, रिक्तिका। तो इसमें कुछ नहीं जानना है, बस इतना याद रखना है कि ये वैक्यूल्स है अ, यानी रिक्तिका। और ये अगर कोशिका को जल की आवश्यकता है, ये वाटर सप्लाई करता है उन्हें। किसको करता है? कोशिकाओं को करता है। हुँ। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे अपने लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ पढ़ा था हमने? लाइसोसोम गोल्जी बॉडी में पढ़ा था। लाइसोसोम प्लस एक्रोसोम। लाइसोसोम प्लस एक्रोसोम गोल्जी बॉडी पढ़ा था ना, गोल्जी बॉडी में लाइसोसोम प्लस एक्रोसोम। अब आज पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसिस 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 यानी तोड़ना। मैंने हल्का सा क्लास में बताया था गोल्जी बॉडी में। अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो कैसा होता है उसका, ऐसे डमरू के जैसा होता है ना। इधर वेसिकल्स होते हैं, पुटिकाएं, इधर एंजाइम्स खूब सारे भरे होते हैं। तो लाइसिस यानी तोड़ना। जितनी सड़े गले कोशिकाओं को जो महक रही हैं, बजा रही हैं, इनका कोई काम नहीं है, सड़ गई हैं उसी में, तो उन्हें डस्टबिन में डालता है ये। अब ये ना रहे, यही ना रहे लाइसोसोम, तो कचरों को डस्टबिन में कौन डालेगा? मान लीजिए ये लाइसोसोम है, ये ना रहे तो इस कचरे को डस्टबिन में कौन डालेगा? अब इसमें कुछ अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? अपघटनीय एंजाइम कुछ पाया जाता है इसमें। अपघटन यानी तोड़ मरोड़ कर पचा देने वाला एंजाइम। अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। और इसी अपघटनीय एंजाइम को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलाइटिक, कुछ भी कह सकते हैं हम। इसी को कहते हैं हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं हम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं इसे अपघटनीय। और इसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, पाचक एंजाइम। ये क्या करता है? इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, किसे? लाइसोसोम को। सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। क्योंकि जितनी भी सड़ी गली कोशिकाएं हैं, जितनी भी कुछ हैं, इन सारी चीजों को पचा जाने का काम, खा जाने का काम, झाड़ू लगा के डस्टबिन में डालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ये लाइसोसोम है। अब ये अब क्या होता है कि जब देखेगा कि ये ज्यादा कचरा हो गया, बहुत ज्यादा कचरा हो गया है, तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना, इसी में ये फट जाता है, एकदम जोर से फट जाता है पूरा, और पूरी पूरी कोशिकाओं में फैल जाता है। उसके बाद झट से जाके जितनी भी सारी कोशिकाएं मर गई हैं, ये सारी सारी सब कुछ हो गई, सबको बस झाड़ू लगा के तो डस्टबिन में डाल देता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई भी जीवाणु अगर आ रहे हैं तो भाई गेहूं के साथ तो घुन पिसाएगा, इसे भी भक्षण कर जाता है। ये भक्षण करता है, अब भले ही अपनी कोशिकाओं का भक्षण करता है, अपनी ही कोशिकाओं खाता है, लेकिन मरी हुई कोशिकाओं को, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें खाता है। तो इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम लाइसिस यानी तोड़ना, तोड़ मरोड़ का सारी चीजों का। इसी में अपघटनीय एंजाइम और हार्मोन्स। एक दिन हमने बात किया था कि अश्रुगंधि से वो एंजाइम हो गए, अश्रुगंधि से आंसू एंजाइम, श्वेत गंधि से पसीना एंजाइम, लार गंधि से लार, यानी जो बाहर नली द्वारा निकलते हैं वो एंजाइम हो गए।
यानी बहिःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जो बहिःस्रावी यानी बाहर, तो बहिःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं वो एंजाइम होते हैं, और जो अंदर ही अंदर बिना नली के घुल मिल जाते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसे हम ग्लैंड्स में, ग्रंथि में पढ़ेंगे अच्छे से। लाइसोसोम, लाइसिस यानी तोड़ना, इसमें कुछ अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, और इन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं। पाचन करता है ये सारी सड़ी गली एंजाइमों का, जितने भी सारी गंदी कोशिकाएं हैं उनका पाचन कर जाता है। और तो लाइसोसोम में बस। देखिए, हमने आधा से ज्यादा, मतलब जितने भी कोशिकांग हमारे थे, सेल ऑर्गेनीज, उसके बारे में थोड़े से कुछ और होंगे। और अभी अगले पार्ट में मेरे ख्याल से एक और पार्ट होगा, फिर सेल हमारा खत्म। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में आर्किड के पौधों में की थी। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। इसी केंद्रक, मैंने बार बार बताया कि इसी केंद्रक में सब कुछ होता है, ये ना हो तो तुम्हारे शरीर कुछ होगा ही नहीं। इसी में आरएनए होता है, इसी में डीएनए होता है, इसी में लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी चीजें इसी में होती हैं। किसमें? न्यूक्लियस में होती हैं। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। क्या होता है? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, इसकी खोज किसने की थी? फोंटाना ने 1781 में, और बोमेन ने इसे 1840 में न्यूक्लियोलस नाम दिया। तो ये न्यूक्लियोलस पूरे कोशिका में, पूरे केंद्रक में पाया जाता है। और जस्ट केंद्रक के बाहर क्या होता है? सेंट्रियोल्स यानी सेंट्रोसोम्स। बताया मैंने, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? ये मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो दो विपरीत कोशिकाओं में ये बढ़ जाते हैं। क्या होता है? दो विपरीत कोशिकाओं में ये बढ़ जाते हैं। और उसके बाद ये आग लगोना, बिना बंटवारा किए मानेंगे नहीं। उसके बाद जब कोशिका विभाजन होता है, सबसे पहले केंद्रक में होता है, तो ये आधे आधे केंद्र को अपनी साइड खींच लेता है, आधे केंद्र को सुसाइडल, मतलब ये स्पिंडल फाइबर फेंकता है, ऐसे जाल फेंकता है, ऐसे करके स्पाइडरमैन जैसे। और फिर आधा केंद्र को इधर ले लेता है, आधा उधर ले लेता है, वो वाला। तो उससे फिर उसके बाद विभाजन होता है। अब आते हैं, अगर फिर उसके बाद सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले तो जिन बनता है, फिर डीएनए होता है, फिर क्रोमेटिन धागे होते हैं, क्रोमेटिन धागे से गुणसूत्र बनते हैं। क्रोमेटिन धागे से गुणसूत्र कैसे बनते हैं? जब नई संतान की उत्पत्ति होगी, जब एक नए बच्चे का जन्म होगा, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होगी, तो तब कोशिका विभाजन होगा, तब ये जो क्रोमेटिन धागे हैं, ये आपस में मिल जाते हैं, मोटे सुतरी के जैसे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये एक्स जैसे, ऐसे ऐसे करके, या ऐसे ऐसे, ये गुणसूत्र बना लेते हैं, और इसी गुणसूत्र से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था, इसमें बस ये बताई हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। प्रो में 70s प्रकार के पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80s प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे पता चलेगा कि कौन 70s के, कौन 80s के? तो हमने एक सेंट्रीफ्यूज लिया, सेंट्रीफ्यूज लेके, और उसके बाद फिर उसमें उसे एक ट्यूब के साथ खड़ा कर दिया, यानी यंत्र लिया, उसे ट्यूब पे खड़ा कर दिया, और उसके बाद फिर उसमें 70 और 80 इस प्रकार के दोनों राइबोसोम हमने भर दिए। और जितनी बार जो राइबोसोम 70 बार लगा के राउंड करके बैठ जाएगा, उतनी उसकी कैपेसिटी है, तो वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो 80 बार राउंड लगा के बैठ गया, वो कौन है? यूकैरियोटिक कोशिका। जो 70 बार लगाए वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो 80 बार लगाए वो यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसकी उप इकाई भी है। उप इकाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में 50 राउंड, और उसके बाद 30, और यूकैरियोटिक कोशिका में एक 40 और दूसरा एक 60 और एक दूसरा 40। अगर देखा जाए स्तनधारी यानी मैमल्स में, तो स्तनधारी के माइटोकॉन्ड्रिया में केवल 55 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम यानी लाइसिस माने तोड़ना, इसमें कुछ अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जो जिन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, जो सारी कोशिकाओं, सड़ी गली कोशिकाओं का भक्षण कर जाता है। इसलिए इसे सुसाइडल बैंक भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं,
खाली स्थान जो होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करता है, कोशिका को अगर ज़रूरत है वाटर की तो सप्लाई करता है उसे, और ये कुछ जीवाणुओं को भी भगाने का काम करता है। तो जितने आज टॉपिक हुए हैं, अ, वैसे तो हमने देखिए सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आज हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस पोर्स पढ़ लिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। और ठीक है, क्लास कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम।